वेलकम टू 8020 सीरीज। 8020 सीरीज में एपिसोड 10 में आज हम डिस्कस करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी तक हमने बैंकिंग सेक्टर डिस्कस कर लिया है हमारे एपिसोड 8 के अंदर। एपिसोड 10 के अंदर हम स्पेसिफिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बैंक्स को डिस्कस किया है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को अगर हम क्लासिफाई करें तो कॉमर्शियल बैंक पे, कोऑपरेटिव बैंक्स पे हमने पीवाईक्यूज ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आज हमारा मेजर फोकस होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, जिसमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नबार्ड, एक्सिम बैंक, एनएचबी, सिडबी, मुद्रा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनबीएफसीज के बारे में बात करेंगे, प्राइमरी डीलर के बारे में बात करेंगे एंड सीआईसी के बारे में भी बात करेंगे। सीआईसी के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो बेसिकली हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे आज डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी है इससे रिलेटेड, बैंकिंग नॉन बैंकिंग से रिलेटेड, वो भी मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी आज पेंशन भी थोड़ा सा मैं आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में भी बताऊंगा। सो शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग योर टाइम with the reference of the non-banking financial companies in India. Consider the following statement। 2010 का क्वेश्चन है, they cannot engage in the acquisition of security issued by the government। ठीक है, वो engage नहीं हो सकते। ठीक है, they cannot accept demand deposit like saving accounts। which of the following statement is the correct? इसमें से सही क्या है? अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल की बात की जाए, नॉन बैंकिंग मतलब जिसमें बैंकिंग कोर फीचर नहीं होगा, अगर वो कोर फीचर नहीं होगा इसका मतलब ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, यहां पे वर्ड है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट फीचर है बैंकिंग सेक्टर का, तो दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट। सो सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब मुझे फर्स्ट के बारे में नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट कैन नॉट, सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट में एक सही और एक गलत होने के चांसेस हाई है। चांसेस हाई है, तो हाई चांसेस है, तो मैं एक यहाँ पे चांस ले सकता हूं। अगर मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं पता तो मैं ये ले सकता हूं टू ओनली इज दी करेक्ट आंसर, और यही इसका सही आंसर है। सवाल उठता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कंपनीज के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमें यहां से सीखना है। और तीसरी बात हमें यहां से सीखनी है, दे डू नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। सो देयर आर टू टाइप ऑफ डिपॉजिट, ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड इन अर्लियर एपिसोड। सो टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, इट मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेप्ट, ठीक है, टाइम डिपॉजिट, बट दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये आपको बेसिक डिफरेंस फॉर द फ्यूचर पर्पस याद रखना। यूपीएससी यहाँ पे दे कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट ये भी डाल दे तो फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं बट डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, ये याद आपको रखना है फॉर द फ्यूचर पर्पस। डिफरेंस बिटवीन एनबीएफआई एंड एनबीएफसी, इनमें क्या डिफरेंस है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ ब्रॉडर टर्म, एनबीएफसी इज जस्ट अ टाइप ऑफ एनबीएफआई। पहली बात तो ये समझिए। ठीक है, एनबीएफआई इज अ इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद द वेराइड फंक्शंस लाइक लैंडिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इसमें डीएफआईज भी है, एनबीएफसीज भी है, सीआईसीज भी है, प्राइमरी डीलर्स भी है, एवरीवन। ठीक है, दोनों ही डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, तो बहुत क्लियर है। ठीक है, अब समझो यहां पे एनबीएफसी क्या है। सी का मेन फंक्शन है लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, इनका मेजर फोकस है लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, whereas institution have a varied function, but NBFC is a specific function like only lending and investment activities, they are confined to the lending and investment activities। आपको ये बात याद रखनी है, they both cannot accept the demand deposit, this is the feature। ठीक है, अब यहां पे समझो, अब एनबीएफआई है, ये दे नॉट मेंटेन सीआरआर एसएलआर, बट यहां पे एनबीएफसी जब लेंडिंग का काम करती है तो एसएलआर तो कंप्लाई करते ही हैं, बट सीआरआर यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब खुद के पास थोड़ा सा रेशियो रखते हैं फॉर दी लेंडिंग पर्पस, कि अगर मान लो कुछ शॉक लग जाए, क्राइसिस हो जाए, तो एसएलआर हो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो, बट सीआरआर यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आरबीआई एनबीएफसी को रेगुलेट करता है, आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को भी रेगुलेट करता है, आरबीआई। ठीक है, ये बात याद रखना। बट एनबीएफआईज की बात की जाए तो यहाँ पे आरबीआई भी करता है, उसके अलावा गवर्नमेंट भी करती है, लाइक गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन लाइक नबार्ड, एक्सिम बैंक, ये सब भी जैसे होते हैं। मतलब कुछ आपके नॉट ओनली सिर्फ आरबीआई से होते हैं, बट अदर से भी यहाँ पे रेगुलेटर हो सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए ये 2004 का एक क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल हाउसिंग बैंक, द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया was set up wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India। ठीक है, दूसरी बात है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, was established as a wholly owned subsidiary of इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। ठीक है, आईडीबीआई का ये एक तरीके से आपका
सब्सिडरी बना था। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो बट बस इतना ही है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये मैंने इसलिए लिया ताकि आपको फैक्चुअली कुछ बातें पता हो, यार फैक्चुअली दोनों सही है यहाँ पे, कि पहले इस टाइप के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा इतना फैक्चुअल नहीं पूछता, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, अब ध्यान से समझना हाउसिंग बैंक के बारे में। नेशनल हाउसिंग बैंक was set up in July 9, 1988 under the National Housing Bank Act 1987. In its inception, it was indeed a wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India. जब ये बना था तब तो ये सब्सिडरी था आरबीआई का, लेकिन लेकिन अब आपको याद रखना है ये कॉन्सेप्ट, 2019 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट द एंटायर स्टेक फ्रॉम द आरबीआई एंड मेकिंग एनएचबी अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी। तो अगर मैं आज की बात करूं, 2026, 27, 28, 29, 30 की बात करूं, लगभग जब तक कुछ चेंज ना आए तब तक आपको ये दिमाग में रखना है कि एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक इज अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, इट्स नॉट अंडर द आरबीआई। ये बात आपको याद रखनी है। आरबीआई का हिस्टोरिकली आरबीआई के अंडर थी, लेकिन नाउ गवर्नमेंट के अंडर है, ये बात आपको याद रखनी है। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था। कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं खुद ही हटा देता हूँ, कि फालतू टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, वही जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही यहाँ पे इस सीरीज में लेके आता हूँ। स्टेटमेंट 2 में अगर बात करें सिडबी के बारे में, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया was established in 2 April 1990 through an act of parliament. It was originally set up as a wholly owned subsidiary of IDBI. ठीक है, बट आज की बात में करें, द ओनरशिप ऑफ इज डाइवर्सिफाइड अमंग वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक। आज की डेट में सिडबी, क्वेश्चन आ सकता है कभी भी सिडबी के ऊपर, अगर क्योंकि मुद्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में रहता है, तो सिडबी का मुद्रा बैंक, मुद्रा लोन पे काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो उसके कारण ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना इसकी ओनरशिप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मिलजुल कर है। ठीक है, वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड द लार्जेस्ट शेयर, गवर्नमेंट का लार्जेस्ट शेयर है, बट अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इन सब का भी रोल है। ये बात याद रखना है फॉर द विद रिस्पेक्ट टू सिडबी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल हाउसिंग बैंक वाज सेट अप इन इंडिया होली ओन सब्सिडरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शुरू में तो वैसे ही था, बट आज की डेट में ये किसकी एंटिटी है, अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको बात याद रखनी है फॉर दी फ्यूचर पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC इज द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। ठीक है, आजकल हम जेंजी है तो हमें लगता होगा कि LIC का कब से हम ऐड देख रहे हैं, वो दो हाथ हम देख रहे हैं, तो यही होगी सबसे पुरानी। ठीक है, इससे पुरानी क्या होगी? ठीक है, हमने उससे पुराना देखा ही नहीं ना कभी, कुछ है एडवर्टीजमेंट में वही देखा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो हमें लगता है कि यही ओल्डेस्ट होगी, बट ये नहीं है। इससे पहले भी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रही है इंडिया के अंदर, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज नेशनलाइज्ड इन ईयर 1972, मेड अ सब्सिडी ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आर लोकेटेड एट चेन्नई। देखो यहाँ पे दो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी की बात की गई है, दो तीन की बात करी है, सॉरी नॉट दो, तीन की। एक तो LIC की बारे में बात हो रही है, एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है, और एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे स्वैपिंग हो सकता है कि ये ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन दोनों में से कोई हो। बात समझ आ रही है? ये यूपीएससी का ट्रेंड है, यही तरीका है बनाने का। तो पहला गलत है, ठीक है, जो मैं आपको बता ही रहा हूं, तो 2 and 3 इज द आंसर। ठीक है, तो एक बार बस ये थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा आपको पता हो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, ज्यादा इनको सीरियसली नहीं लेना। LIC was formed in 1956, but it's not the oldest. The Oriental Life Insurance Company was the first in India, and the National Insurance Company, इसके बारे में बात करें, is the oldest still in operation. अगर मैं सबसे ओल्डेस्ट की बात करूं वो है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बट आज के डेट में अगर एग्जिस्टिंग की बात की जाए तो वो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो LIC नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, कभी भी फ्यूचर में पूछा सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस यूपीएससी की एक नई थीम इमर्ज हो रही है। इंश्योरेंस सेक्टर से 2026, 27, 28, 29, 30 कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये एक इमर्जिंग थीम है। मैं बताऊंगा क्यों, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। इंश्योरेंस को 100% एफडीआई देना, ठीक है, उसके लिए एफडीआई ओपन कर देना, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्रेसिवली इंश्योरेंस सेक्टर पे काम करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने का चांसेस है, थोड़ा सा इंश्योरेंस को हमें जानना समझना जरूरी होगा, इसलिए हमें बेसिक हिस्टोरिकल फैक्ट पता होना चाहिए। LIC वाज नॉट द ओल्डेस्ट कंपनी ऑफ द विद रिलेटेड टू इंश्योरेंस, ये बात आपको याद रखनी है फॉर द फ्यूचर पर्पस। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट, इन 1972 द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस
Nationalization Act merged 107 issuer into 4 companies including NICL as a subsidiary of General Insurance Company. याद रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखो, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लोकेटेड इन चेन्नई, याद रहे तो ठीक है। बट मेरा मेन फोकस इस क्वेश्चन में आपको LIC के बारे में बताने का था। अब थोड़ा सा मैं आपको, जब मैंने इतना बोल ही दिया कि इंश्योरेंस सेक्टर एक नई इमर्जिंग थीम है, बेसिक्स बता देता हूं इंश्योरेंस के, ठीक है, बाकी आप देख लेना। इंश्योरेंस का रेगुलेटर है IRD DAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, बेसिक आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जिसको हम टर्म, होल लाइन, ठीक है, इस टाइप के होते हैं, मतलब आपकी डेथ से रिलेटेड होता है कि मरोगे तो कब क्या मिलेगा, ठीक है, तो वो हो गया लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस मतलब यही कि आपने मतलब अपने घर में मोटर व्हीकल का करवा लिया, फायर का करवा लिया, हेल्थ का करा लिया, क्रॉप का करवा लिया, मेराइन ट्रेवल का करा लिया, मतलब बहुत सारे, इसे बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। बेसिक ये बात याद रखना, ठीक है। अब समझो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है, ये कॉन्सेप्ट से यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरा ये मानना है, मेरा आइडिया ये कह रहा है। एक तो होता है पेनिट्रेशन, देखो कितना, हमें एक वर्ड याद रखना है, प्रीमियम, ठीक है, कितने प्रीमियम हो रहे हैं, मतलब कितने इंश्योरेंस के प्रीमियम है, ठीक है, ये पहली बात, ये आपको वर्ड याद रखना है। अब प्रीमियम हमारे हमारी जीडीपी के हिसाब से कितने हो रहे हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी अगर हम देखें, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। बहुत कम है आज की डेट में, बहुत कम है कि ओनली 4% ऑफ जीडीपी, मतलब सिर्फ 4%, 3.7 टू 4% ऑफ जीडीपी हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, बहुत कम है। इसीलिए ये इमर्जिंग थीम है, ये यूपीएससी भी पूछेगा और गवर्नमेंट का भी फोकस है बार बार इंश्योरेंस, आपसे ज्यादा इंश्योरेंस करवाना, कि इंश्योरेंस करवाओ, हम जीएसटी हटा देते हैं। जीएसटी के बारे में भी मैं आपसे, चलो ये होमवर्क दूंगा, इंश्योरेंस पे आप मुझे जीएसटी बताएंगे कि क्या सभी पे जीएसटी नहीं लग रही, या लाइफ इंश्योरेंस पे है, या जनरल इंश्योरेंस में है, किस में है, जीएसटी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता हो, LIC सॉरी इंश्योरेंस का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो पेनिट्रेशन बहुत कम है, मतलब जीडीपी के हिसाब से प्रीमियम। उसके बाद अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से देखूं, कितनी पॉपुलेशन आपके प्रीमियम करवा रही है, प्रीमियम दे रही है, तो कहीं ना कहीं डेंसिटी की बात होगी। जब भी इंश्योरेंस डेंसिटी की बात होगी तो विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, डेंसिटी वैसे भी हम पॉपुलेशन के रेफरेंस में याद रखते हैं, ज्योग्राफी में तो वैसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। एफडीआई लिमिट मैंने ऑलरेडी बता दी है 100%, और LIC के ऊपर कैप है, मैंने ऑलरेडी पहले एपिसोड में डिस्कस किया हुआ है, कैप है 20% का। यहाँ पे एफडीआई नहीं हो सकती, इसको गवर्नमेंट ने फुल्ली प्रोटेक्टेड किया हुआ है, बट जनरल आपका इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई है, ठीक है। सिडबी की बात हुई तो चलो मुद्रा योजना की भी बात यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एम्ड एट, 2016 का क्वेश्चन है, ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, प्रोवाइडिंग लोन टू द पुअर फार्मर फॉर कल्टिवेटिंग पर्टिकुलर क्रॉप्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग पेंशंस टू ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट पर्सन, फंडिंग द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। चारों ही काफी क्लोज्ड है, अब पता हो तो पता हो, थोड़ा सा आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने बोला आपको सिडबी है, तो सिडबी अगर आपको पता है, अगर आपको ये पता है कि सिडबी के अंडर है मुद्रा लोन, तो सिडबी इसको देखता है, तो आपका सिडबी अगर आपको पता है तो आप फिर भी दिमाग लगा सकते हो कि भैया ये तो आपका स्मॉल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इससे रिलेटेड होगा, ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, थोड़ा सा मुद्रा के बारे में जान लो, ठीक है। लॉन्च इन 2015, इसीलिए करंट अफेयर में क्वेश्चन था ये, ठीक है। 10 साल हो जाएंगे 2025 में, तो 26-27 में पूछने के चांसेस है यहाँ से, ठीक है। कोलेटरल फ्री लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटर MSME से रिलेटेड है, प्रमोट नॉन फार्म स्मॉल बिजनेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप के लोन कैटेगरी है, ठीक है। शिशु है अप टू 50,000, किशोर है 50,000 टू 5 लाख, एंड तरुण है 5 टू 10 लाख, बस ये याद रखना है। फंडिंग फॉर द स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब मुद्रा लोन आपके MSME से रिलेटेड है, और MSME के लिए जो आपका रेगुलेटर है, काइंड ऑफ रेगुलेटर, DFI है, मैं DFI वर्ड अगर यूज करूं ज्यादा बढ़िया है, वो है सिडबी, सिडबी, ठीक है, ये बात याद रखना, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली, उस समय का करंट अफेयर था, ठीक है। एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट हुआ है इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में, तो किस टाइप का होगा। अब मान लो अगर नहीं आता तो कैसे करेंगे, पहले इसको समझो। टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पेरिनियल burden of fiscal deficit and current account deficit, to support the infrastructure project, central and state government,
टू एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन द केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर द लोन ऑफ ₹50 करोड़ एंड मोर, ठीक है, इट टू एम द फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ 50 करोड़ और मोर विच अंडर द कंसोर्टियम लेंडिंग, ठीक है। सिमिलर स्टेटमेंट है, 50-50 करोड़ की यहाँ पे दोनों में बात की गई है, ज्यादा चांसेस है सी और डी में क्वेश्चन होने का। अब समझो कि ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, ठीक है, तो एक एग्रीमेंट हुआ है, इसको समझो, यहाँ पे वर्ड एग्रीमेंट है, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय द इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हुआ है कि अगर एक भगोड़ा है, मान लो, समझ लो कि विजय माल्या है, विजय माल्या ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लिया है, ठीक है, और आपके इंडियन बैंक से भी लिया है, ठीक है, तो अब ये लोग एक हो जाएंगे सारे, ठीक है, बैंक और इंस्टीट्यूशन इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है इंटर क्रेडिटर कि भैया हम दोनों मिलकर एक साथ जो है वो रिजोल्यूशन करेंगे। अगर हमारा 50 करोड़ से ऊपर ज्यादा विजय माल्या ने ले लिया तो हम मिलकर जो है वो रिजोल्यूशन करेंगे, फास्टर रिजोल्यूशन के लिए करेंगे फॉर कंसोर्टियम लैंडिंग। कंसोर्टियम मतलब जो हमने लैंडिंग दी है, सबने मिलकर जो लैंडिंग दी है 50 करोड़ से, अगर उसकी ऊपर वैल्यूएशन है तो दोनों एग्रीमेंट करके सारे साथ आकर उसको जो है वो कहीं ना कहीं उससे पैसे लेने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द ऑप्शन डी, टू एम दैट द फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड assets of ₹50 crore or more which under the consortium lending, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है थोड़ा सा, बट थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं आपको। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट was pivotal measure signed in July 2018 by major Indian banks and a financial institution. Core component is of a project सशक्त, ठीक है, प्रोजेक्ट सशक्त के अंडर इसको लाया गया, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए कमेटी याद रखो, सुनील मेहता कमेटी, सुनील मेहता कमेटी, ठीक है। इसमें होता क्या है ये आप थोड़ा रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है, कैसे किस तरीके से एप्लीकेबिलिटी होगी, 50 करोड़ से ऊपर होगा, फिर इसमें 66% का कोई रूल है, फिर उसमें से लीड बैंक जो है उसकी अथॉरिटी होगी, कोई एग्जिट भी कर सकता है, मतलब 3-4 बैंक इंस्टीट्यूशन मिलके जो है वो कंसेंसस से मिलके रिजोल्यूशन करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना नहीं जाना, यूपीएससी नहीं पूछेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, इसलिए मैंने बस दे दिया है, आप रीड कर सकते हैं आपके अगर मन में ज्यादा हो रहा है तो, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस is the provision of the financial service to the people of a low income groups. This include both consumer and self employed. The services rendered under the microfinance is are, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे एमएफआई पे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे 2011 के अंदर। माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। फाइनेंस कौन दे रहा है? लैंडिंग दे रहा है, इंस्टीट्यूशन भी दे रहे हैं, बैंकिंग भी दे रहे हैं, ठीक है, बट माइक्रो मतलब छोटे, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि जरूरत पड़ रही है क्योंकि बैंक वहां पर रीच नहीं कर पा रहा, वो फाइनेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहां तक रीच नहीं कर पा रही, इसीलिए माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, इतना समझिए, लो इनकम ग्रुप तक वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, ठीक है। तो उसमें वो क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं, सेविंग फैसिलिटी भी देते हैं, इंश्योरेंस फैसिलिटी भी देते हैं, फंड ट्रांसफर फैसिलिटी भी देते हैं, सब देते हैं, ठीक है। छोटा सा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सारे जो एक तरीके से बैंक काम करता है वही माइक्रो फाइनेंस करता है, बट वेरी स्मॉल लेवल, बड़े छोटे लेवल पे काम करता है, इसलिए इसको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आया था बांग्लादेश से, मोहम्मद यूनुस, ग्रामीण बैंक 1976 से, यहां से कॉन्सेप्ट हमने कॉपी किया है और यहां से कॉन्सेप्ट आया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। होता क्या है, इनका मेन गोल होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, पॉवर्टी एलिवेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, और इसमें कोई कोलेटरल मतलब कोलेटरल फ्री आपको लोन दिए जाते हैं। लोन किसको दिए जाते हैं? जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्मॉल लोन्स दिए जाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा जब मैंने डिस्कस किया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिवाइज हो गई है, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वहां पर रिवाइज हुआ है, तो उसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप को और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब अब बैंक भी कोशिश कर रही है यहां तक पहुंचने के लिए। ये बात समझ आ रही है? पहले कौन पहुंच पा रहा था? यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब बैंक भी कोशिश कर रही है, इसीलिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अपनी डेफिनेशन के अंदर स्मॉल हेल्प ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को भी इंक्लूड किया गया है वहां पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर, आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ एमएफआई इन इंडिया, सोशल ऑब्जेक्टिव है इंप्रूविंग लाइव्स ऑफ द पुअर, एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव लाइक सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल, ठीक है। नो कोलेटरल, दिस इज द प्राइम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो इट इज द ब्रिजिंग द गैप बिटवीन फॉर द अनबैंक्ड, जिनके पास बैंक नहीं है, खाता नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू गेट द फंड्स, एडिक्वेट फंड्स फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अभी एक रिवाइज क्राइटेरिया आया है एमएफआई बनने के लिए। पहले इनके लिए क्वालिफाइंग एसेट था 75% ऑफ टोटल एसेट्स, ठीक है, बट इस क्राइटेरिया को चेंज करके 60% ऑफ टोटल एसेट्स, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग एसेट्स था, अब वो 60% हो गया है,
पहले इनकी लिमिट थी 3 लाख की, अभी भी 3 लाख है, ठीक है। एसेट बेस्ड फोकस, स्ट्रिक्ट माइक्रो फाइनेंस फोकस, लेकिन अब चेंज हो गया है, इंक्रीज ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जिस टाइप के वो पहले माइक्रो फाइनेंस फोकस था, अब जिस टाइप का मतलब एक सर्विस चाहिएगी उस टाइप की वो दे सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, ठीक है। पहले नॉन कॉम्प्लाइंस पीरियड था तो नॉट एप्लीकेबल, बट अब जो है मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी उनको आफ्टर 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर के बाद उनको एटलीस्ट बताना पड़ेगा कि हाँ भाई किस तरीके से जो उनका रेगुलेटर है उसको बताना पड़ेगा, मैंडेटरी रिपोर्टिंग इसमें दी गई है। आप मुझे बताएंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट कौन करता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प ग्रुप की अभी हमने डिस्कस की, एक क्वेश्चन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे भी देख लेते हैं। द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया by providing micro credit to the financially deprived। एसबीआई, अभी तुमने देखा माइक्रो फाइनेंस कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि बैंक वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, बात समझ आ रही है, ये बैंक आपका वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, वो माइक्रो फाइनेंस से कहीं ना कहीं लोन लेने की कोशिश कर रहे थे। 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे नहीं होगा, इसको चेंज किया यूपीएससी ने, एग्जामिनर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चेंज करने की कोशिश की, यहाँ पे ओरिजिनल आंसर है नबार्ड, यहाँ पे होगा नबार्ड, ठीक है, नबार्ड होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। इन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर्स टेक, ठीक है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप ने सभी मेंबर जितने भी होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का गेम है, जैसे आर्टिकल 75 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर्स की, वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों की भी पूरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोन के लिए, प्रॉफिट के लिए, सबके लिए, तो यस दिस इज द करेक्ट। द रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएच जीएस, बिल्कुल, तो करेंगे यार, सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या रीजनल रूरल बैंक नहीं करेंगे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? दिस इज वेरी जनरल स्टेटमेंट, सो ऑप्शन 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज रॉन्ग, सो होगा ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ये बात याद रखना, यहाँ पे आंसर होगा नबार्ड, ठीक है। नबार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लो बेसिक, ठीक है, इंडिया रूरल बैकबोन बोलते हैं इसको, और इंडिया का नेशनल बैंक भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, एपेक्स बैंक बोल दो, नेशनल बैंक कह दो, ठीक है, इसको नेशनल बैंक कहा जाता है, इसको नेशनल बैंक का स्टेटस दिया गया है नबार्ड को, ये बात याद रखना। 1982 में बना है, शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, स्टैट्यूटरी स्टेटस है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है नबार्ड के अंदर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपको याद रखना है, रीफाइनेंस, ये फाइनेंस नहीं करता, ये रीफाइनेंस करता है, ये रीफाइनेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे फ्यूचर में क्वेश्चन करने के लिए हेल्प करेगा। रीफाइनेंस का मतलब, ठीक है, फाइनेंस देता है उन लोगों को जो आगे फाइनेंस देते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपका नबार्ड है और ये मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये डायरेक्ट लेंडिंग कर रहा है लोगों को, तो डायरेक्ट लोगों को पैसे नहीं देगा नबार्ड, नबार्ड देगा थ्रू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, थ्रू बैंक्स, ठीक है, थ्रू अदर डीएफआईज, उसके थ्रू जो है वो पैसा कहीं ना कहीं लोगों को देगा, रूरल पीपल का, रूरल फोकस है इधर नबार्ड के अंदर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। डेवलपमेंट काम भी करता है, एक मैं आपको बताता हूं, नेशनल नहीं, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, ये फंड पूरा का पूरा संभालता है आपका नबार्ड, ठीक है, आप इसको देख लेना, इसको सर्च कर लेना गूगल पे, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड को पूरा का पूरा नबार्ड जो है वो आपका इसको संभालता है, तो आपको याद रखना है रीफाइनेंस इज दी मेजर फीचर जो आपको याद रखना है। उसके बाद सुपरवाइजरी भी इसका रोल रहता है, इसकी कुछ इनिशिएटिव है लाइक एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, आरडीएफआई, ई शक्ति, ये सब कुछ इसके इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन, वेंचर कैपिटल का क्या मतलब है आपको ये समझना है। अ शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू द इंडस्ट्रीज, a short-term startup capital provided by new entrepreneurs, fund provided to industries at a time of incurring losses, fund provided for the replacement and renovation for the industry, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉमन चाहो तो आप इनमें सोच सकते हो, फंड फंड एक साथ दिए हुए हैं, यहाँ पे भी कॉमन टाइप है, एक तरफ शॉर्ट टर्म एक तरफ लॉन्ग टर्म, ठीक है, कंफ्यूज यहाँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू अ न्यू एंटरप्रेन्योर, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू द इंडस्ट्रीज। वेंचर कैपिटल मीन, वेंचर का मतलब होता है कहीं ना कहीं स्टार्टअप से रिलेटेड, वेंचर को हम स्टार्टअप बोलते हैं, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है ऑप्शन बी का करेक्ट होना, ठीक है, ऑप्शन बी, वेंचर कैपिटल फॉर्म the private equity financing that is provided by venture capital firms and funds to the startup अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज के अंदर स्टार्टअप को पैसा देना,
ठीक है, अर्ली स्टेज पे इमर्जिंग कंपनीज को दैट हैव बीन डीम्ड टू हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल, तो वेंचर कैपिटल फर्म्स होती है। ठीक है, तो सवाल उठता है ये शार्क टैंक वाले क्या है, क्या ये वेंचर कैपिटलिस्ट है? तो आंसर होगा नो, दे आर नॉट वेंचर कैपिटलिस्ट। तो सवाल उठता है ये क्या है, इनके लिए क्या टर्म है? चलो भाई वो भी बताऊंगा, पहले वेंचर कैपिटल समझ लो। वेंचर कैपिटल फंड्स होती है, आपको ये बात याद रखना है। अब सवाल उठता है, दीज आर नोन एज एंजल इन्वेस्टर्स, दीज ऑल आर एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, चाहे वो नमिता हो, चाहे आपका ये बोट वाले भाई साहब हो, ठीक है, ये आपके अश्नीर हो, चाहे ये अनुपम हो, ठीक है, जो भी है गजल, ठीक है, लेंस कार्ड वाले भैया, सब ये सब लोग आपके एंजल इन्वेस्टर है। दे आर नॉट वेंचर कैपिटल नहीं देते, ये फर्म्स नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना, इसलिए मैंने यहीं पे आपको डिफरेंस बता दिया। एंजल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर क्या होता है, आप इसको समझो। एंजल इन्वेस्टर इनके लिए पर्सनल वेल्थ को यूज करते हैं, अपने खुद के पर्सनल पैसे को यूज करते हैं, ठीक है, टू फंड दी स्टार्टअप। ठीक है, यहाँ पे जो आते हैं वो स्टार्टअप को लूटते हैं, सॉरी लूटते नहीं, अरे यार क्या बोल दिया, मतलब उनको कहीं ना कहीं उनको फंडिंग देने की कोशिश करते हैं एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फंड इनका पर्सनल वेल्थ होता है। फिर है इन्वेस्टमेंट स्टेज, ठीक है, छोटे छोटे देते हैं इन्वेस्टमेंट स्टेज पे। ठीक है, हैंड ऑन मेंटोरशिप देते हैं। ठीक है, रिस्क एंड मोटिवेशन, हाई रिस्क टॉलरेंस होता है। ठीक है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर लाइक शार्क टैंक। ठीक है, अब होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स होती है, उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा होता है। ठीक है, एक फर्म होती है, उस फर्म में बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब फंड जो है वो कलेक्ट होता है। फिर वो फंड जो है वो आगे जाके कंपनीज में या स्टार्टअप्स में लगता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सोर्सेज ऑफ फंड, पूल्ड स्टार्ट फंड्स, पूल्ड फंड्स होता है, मैनेज मनी फ्रॉम फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेल्दी इंडिविजुअल्स, पैसे वाले जो होते हैं उन सबसे पैसे कलेक्ट करके फिर दिया जाता है। इसलिए जैसे आपका सिकोया कैपिटल, ठीक है, ये सब कुछ प्रोफेशनल वीसी फर्म्स भी है, एसबीआई का भी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, ऐसे बहुत सारे फर्म्स होती है। ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट इनका रोल रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, बेसिक आपको इतना याद रखना है, इंडिविजुअल मतलब एंजल इन्वेस्टर, ये वाले लोग। ठीक है, और अगर फर्म से वाया फर्म अगर स्टार्टअप में पैसा देना है वो होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग, 2025 का ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा यूपीएससी ने। अब वेंचर कैपिटल के आपको इन डेप्थ में जाना था, वेंचर कैपिटल क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या नहीं होता, मैंने यहाँ पे नहीं बताया। ठीक है, बट उसी से रिलेटेड अगर ढंग से पढ़ लिया होता ये पीवाईक्यू, तो 2025 का ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, बिकॉज वेंचर कैपिटल इज अ नथिंग बट अ कह सकते हैं इज अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है, तो यूपीएससी ने देखो वही सेम एक यहाँ पे अगर इसको ढंग से पढ़ लिया होता 2014 में, तो 25 के अंदर ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होता, आपको बता था कि हाँ भाई वेंचर कैपिटल तो इसी में है। ठीक है, वहीं पे हेज फंड्स भी आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। देखो ऑल्टरनेटिव वर्ड से समझो, इस वर्ड ब्रेक करो। एक होता है इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब अगर बॉन्ड से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हेज फंड से भी हो सकता है, स्टॉक से भी हो सकता है, वेंचर कैपिटल भी हो सकता है। सवाल उठता है ये वर्ड इसके आगे ऑब्जेक्टिव लग गया ऑल्टरनेटिव, इसका मतलब जो पहले वाले थे ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थे उससे अलग है ये कुछ उसके ऑल्टरनेटिव्स है। तो अगर नए फॉर्म की बात करें वो है हेज फंड्स एंड वेंचर कैपिटल। स्टॉक तो पहले भी था, बॉन्ड पहले ही था, लोन तो आज से कितने साल पहले से लोन चला आ रहा है। ठीक है, तो लोन की फैसिलिटी तो कब से मनी लेंडर आप देख लो, एंशियंट इंडिया से मनी लेंडर्स बैठे हैं। तो बॉन्ड मतलब कहीं काइंड ऑफ बॉन्ड ही था, वो लोन ही था। तो दे आर दी ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंट इन द ऑल्टरनेटिव? सो ऑल्टरनेटिव आर नथिंग बट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स, बस ये आपको याद रखना है। सो चाहे वो हेज फंड हो, वेंचर कैपिटल हो, सो आंसर इज ओनली टू। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं कि चार में मोस्टली दो होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बट मैं कहूंगा ये 60% सही होता है, 40% कई बार गलत भी हो जाता है, तो इसको इतना नहीं दिमाग में लेना। ठीक है, हाँ अगर आप फंसे हुए हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, एक और तीन में अगर फंसे हुए हो तो आप दो लगा सकते हो कि हाँ भाई ट्रेंड होता है। बट मैं ज्यादा इसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा कि आपको यही कि भैया तो दो ही होंगे चार में दो। ठीक है, सो इसको समझिए, ए आई एफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, a private pooled investment fund targeting non traditional assets like public stock, bond, cash, ये सब पुराने हो गए। ठीक है, इसके अलावा ऑल्टरनेट होता है इसमें डिजाइंड फॉर दी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, इसको एच बोलते हैं। जब आपने कभी आईपीओ लगाया होगा तो आपको एच वहां पे भी वर्ड पूछते हैं कि क्या आप एच हो, क्या आप हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हो क्या? ठीक है, उस कोटे से आप आईपीओ भर रहे हो क्या? तो ये बेसिक टर्म्स आज की डेट में पता होनी चाहिए, पुरानी इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स बहुत इवॉल्विंग है और आज की इकोनॉमिक्स आपको पता होनी चाहिए।
थोड़ा सा आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, थोड़ा सा आपको इन सब नए जो इकोनॉमिक्स टर्म्स है इनको भी समझना, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज थोड़ा इवॉल्व हुई है। पुराने ही मतलब वही इकोनॉमिक्स का जो अगर आप पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं वो चीजें हैं नहीं, थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लीजिए कि क्या चल रहा है इंडिया के अंदर इकोनॉमिक्स इस सब में, तो ये सब आपको तब समझ आएगा एचएनआईज क्या होते हैं। ठीक है, सो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बोलते हैं। ठीक है, की ट्रेड्स होता है, हाई बैरियर टू एंट्री होती है क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, 1 करोड़ वाला। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज जनरली 1 करोड़। ठीक है, इलिक्विड होता है या फिर स्ट्रिक्ट लॉक इन पीरियड होता है, इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड काफी हाई होता है एग्रेसिव रिटर्न के लिए। ये भागते भाई 1 करोड़ लगाया तो एग्रेसिव रिटर्न तो चाहिएगा। अब सेबी ने क्लासिफाई किए हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को 3 टाइप्स में। ठीक है, आप इसको समझिए। लाइक वेंचर, पहले वाले में अगर बात करें इकोनॉमिकली डिजायरेबल, ठीक है, स्टार्टअप पे, ग्रोथ पे, सोशल इंपैक्ट पे। ठीक है, वेंचर कैपिटल, एंजल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सोशल इंपैक्ट फंड, ये सब कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट फंड, डेट फंड। ठीक है, कैटेगरी 3 में आते हैं आपके हेज फंड्स एंड पाइप फंड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक फंड। ठीक है, 3 टाइप्स है। आप ये सारे एग्जांपल हो गए आपके एआईएफ के। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, सीबी ने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। सवाल उठता है कि भैया ये हेज फंड क्या होते हैं, एक वर्ड हेज फंड भी आया था, इसको भी बता दो। पता चले कि पहले वेंचर कैपिटल से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आगे हेज फंड से पूछ लेगा। अरे टेंशन ना लो यार, मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैंने तो यही कसम खाई है कि जितना मुझसे बेस्ट होगा मैं वही दूंगा, तो मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो आपको इधर उधर गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है कि यार ये छोड़ दिया। मैंने कोशिश की है हर चीज को यहाँ पे आपको बताने की। हेज फंड इज एन एक्सक्लूसिव, देखो हेज वर्ड होता है हेजिंग, हेजिंग से आया है। और हेजिंग का मतलब होता है कि जितना भी अगर पैसा लगाया है उसके हिसाब से उसको रिटर्न मिले। ये बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होती है इन्वेस्टमेंट की, हेज फंड्स। ठीक है, ये फंड बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली यूज किए जाते हैं। एग्रेसिवली का मतलब ये होता है कि मुझे हाई रिटर्न चाहिए, जनरेट हाई रिटर्न होना चाहिए। जैसे ये लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, ठीक है, कि प्राइसेस नीचे डूबे, उनके प्राइसेस नीचे आए उसके लिए शॉर्ट सेलिंग करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी 3 ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होती है, रेगुलेटेड बाय सेबी। बट बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से पैसे कमाने का तरीका होता है, उसे बोलते हैं हेज फंड। ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ 2 3 4 स्कीम की बात कर लेते हैं। अटल पेंशन योजना। ठीक है, इट इज अ मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ वर्क। ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली कैन ज्वाइन दिस स्कीम। सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस फॉर द लाइफ एंड आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। ठीक है, सबसे गलत क्या लग रहा है, सबसे गलत लग रहा है सेकंड, ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब काफी रेस्ट्रिक्ट कर दी एक स्कीम को, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यूपीएससी जनरली थोड़ा ब्रॉड रखता है स्कीम को। और फर्स्ट आपको सही लग ही रहा है, थर्ड के बारे में बताइए। सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस फॉर द लाइफ एंड आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। ठीक है, मतलब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो 1 and 3, चलो यार इसका आंसर, चलो मैं ही बताता हूँ, 1 and 3 इसका आंसर है। ठीक है, नहीं तो मैं होमवर्क दे देता फालतू का। ठीक है, अटल पेंशन योजना, ठीक है, 2015 की है। पीएफआरडीए एडमिनिस्टर करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एंट्री एज 18 to 40, पेंशन 60 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन, स्पाउस रिसीव सेम पेंशन फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। ठीक है, कोई फर्क नहीं किया गया, गारंटेड मिनिमम पेंशन मिलती है 1000 से लेके, ठीक है, 5000 तक, फैमिली को पूरी 5000 को 5000 मिलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अटल पेंशन एलिजिबिलिटी चेंज हो गई है थोड़ी सी बेसिक। ठीक है, 2015 में अब एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये याद रखना। पहले ये पीएफआरडीए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता था अटल पेंशन योजना, बट नाउ इट इज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये याद रखना। पहले टारगेट था ऑल अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बट अब स्पेसिफिक अन ऑर्गेनाइज सेक्टर पे कुछ है, जैसे स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा पुलर। ठीक है, जिनकी इनकम आपकी 15,000 से कम है, उन लोगों को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मतलब जैसे नहीं होता अंत्योदया, मतलब जैसे कि अमंग दी पुअर, सबसे पुअर, तो वैसे ही सबसे ज्यादा जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पेंशन की जरूरत है, उनको टारगेट किया जा रहा है आज की डेट के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको देख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेंशन के ऊपर ही है, बट मैं ये नहीं कराऊंगा अब, क्योंकि अब इसका कोई रूल नहीं है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड स्कीम पूछेगी नहीं है सरकार। ठीक है, तो मैं पुरानी हो गई है, अब मैं आपको थोड़ा नया बताऊंगा। ठीक है, तो ये छोड़ दो, बस मैं बता रहा हूँ कि पेंशन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, काफी पूछे। पेंशन इज इंपॉर्टेंट थीम फॉर द यूपीएससी, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम को कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं, एनपीएस 2017 का क्वेश्चन है ये, काफी न्यूज में था। तो इसमें आपके है ना आर्म्ड फोर्सेस नहीं होती, ये बेसिक पता होना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस नहीं होती, आर्म्ड फोर्सेस आपकी
ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर आते हैं, ठीक है। वन आपके रैंक वन पेंशन आपने देखा हो या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके अंडर आते हैं, तो इंक्लूडिंग नहीं होगा, ये बात गलत है। तो ये तो सिमिलर स्टेटमेंट है, तो ये गलत है, तो ये सही होगा। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द ऑल रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। ये बहुत उस समय के लिए इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एनपीएस, अब सवाल उठता है एनपीएस और ये ओपीएस और यूपीएस, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। यूनिफाइड हो गया है, ओल्ड और पेंशन न्यू को मिलाकर बन गया है आपका यूपीएस, ठीक है। पहले समझो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम टीवी सोमनाथन कमेटी की बना है, उसकी उनकी रिकमेंडेशन है। पोस्ट 2004 के एम्प्लॉइज के लिए वो चूज कर सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। ओल्ड वाली सिर्फ आर्मी वालों के लिए, याद रखना। यूनिफाइड एंड नेशनल में से चूज कर सकते हैं जो उनको अच्छा लगे। इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1 2025 with the optional adoption by the state government, ensure government employees 50% of their salary as a pension मिले। merged best of ओपीएस एंड एनपीएस, ठीक है। मतलब ये यूनिफाइड कैसे है, जो बेस्ट फीचर थे ओपीएस के, ओल्ड पेंशन स्कीम के और न्यू पेंशन स्कीम के, दोनों को मर्ज करके यूपीएस बना है, ठीक है। गारंटेड 50% पेंशन मिलेगी, ठीक है, ये याद रखना। मिनिमम गारंटेड पेंशन भी है 10,000, ठीक है। 10,000 या 50% कैसे मिलेगी, उसका भी कारण है कि सर्विस ईयर पे डिपेंड करता है। फुल पेंशन रिक्वायर्ड 25 ईयर्स, और अगर मान लो 10 ईयर की सर्विस की है तो आपको 10,000 मिनिमम मंथ तो पेंशन मिल ही जाएगी उसके बाद, ठीक है। 10 साल करके छोड़ दो, उसके बाद भी 10 साल की पेंशन तो 10,000 की पेंशन तो आपको मिल जाएगी। 25 साल से ऊपर कर दी तो 50% ऑफ लास्ट जो आप सैलरी लेते थे उसका आपको मिल जाएगा। तो ये ओपीएस एंड एनपीएस का दोनों का बीच का आपका फीचर है, ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है। उसके बाद इन्फ्लेशन इंडेक्शन है, ठीक है। ऑल इंडिया प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, उसके हिसाब से जो इन्फ्लेशन होगी उसकी काउंट होगी। फैमिली पेंशन इन केस ऑफ रिटायर द फैमिली विल रिसीव, अब यहाँ पे देखो फैमिली रिसीव करेगी ओनली 60% अमाउंट, ठीक है। वहां पे क्या था, पहले जो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था उसमें स्पाउस को पूरा मिलेगा, लेकिन अब जो ये यूनिफाइड है इसके अंदर ओनली 60% ही मिलेगा आपको फैमिली को, ये याद रखना आपको बात, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन आप देख लेना 18.5 गवर्नमेंट एंड 10% एम्प्लॉय, ठीक है। ये कुछ फीचर्स है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, आप एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये यहाँ पे आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम तैयार हो गया है, यहाँ से हाई चांसेस है यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा नियर फ्यूचर के अंदर, दिस इज माई प्रिडिक्शन, ठीक है। सो यही तक था, ठीक है, आज का एपिसोड। सो थैंक यू सो मच आपका इतना सपोर्ट और लव के लिए। आप कमेंट बॉक्स में काफी बार लिखते हैं अपने सजेशन और अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू दिस 80-20 सीरीज, तो प्लीज यार इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितना आपको मतलब जो भी आपको अच्छा लगे वो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।